गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ शिवंशिका। और आज हम इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे जो है हमारा पशु संसाधन। और इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज और हर टॉपिक को क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमारा पशुपालन, उसकी सामान्य परिभाषा देखते हैं हम। तो पशुपालन किसे कहते हैं? तो उसका आंसर होगा दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पादों को प्राप्त करने और हल खींचने तथा बोझ ढोने हेतु पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया को पशुपालन कहते हैं। पशुपालन के अंतर्गत किन मुख्य पशुओं को सीमित किया गया है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, गधा, याक आदि को। विश्व में पाए जाने वाले कुल पशुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? लगभग 50% से अधिक। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीव भंडार क्षेत्र ने औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हासिल की थी? 4.8% की 4.8% का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, विश्व में कुल पशुधन संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो हमारा भारत ही है। विश्व में कुल पशुधन संख्या की दृष्टि से दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा? दूसरे स्थान पर ब्राजील और तीसरे स्थान पर चीन। दूसरे स्थान पर ब्राजील और तीसरे स्थान पर चीन। भारत गौ पशु गाय बैल की संख्या में विश्व में किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पे। भैंस बफेलोज की संख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। बकरी की संख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, भेड़ों की संख्या के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो द्वितीय स्थान है। भेड़ों की संख्या के मामले में भारत जो है द्वितीय स्थान पर है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा पशुगणना, लाइव स्टॉक जीनस, लाइव स्टॉक सेंसस से जुड़े आंकड़े। भारत में पशुपालन समानता कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? भारत में पशु गणना समानता हर 5 साल में की जाती है। हर 5 साल में पशु का गणना किया जाता है कि इंडिया में कितना पशु है नहीं है। भारत में पहली बार पशु गणना किस वर्ष की गई थी? 1919 से 1920 में। देश आज़ादी के पहले पशु गणना की गई थी 1919-1920 में। 19वीं पशुधन गणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? वर्ष 2012 में। 19वीं पशुधन संगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? 2012 में। 19वीं पशुधन संगणना 2012 के अनुसार देश में कुल पशुधन की संख्या कितनी थी? 512.05 मिलियन। 512.05 मिलियन। 20वीं पशुधन संगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? 2019 में। मतलब 2019 वाला, मतलब 19वीं 2012 में हुआ तो 20वीं कब होगा? 12 में 5 जोड़ लो, 5 वर्ष के अंतराल में होता है, लेकिन यहाँ पर तो 2019 दे दिया है, 7 वर्ष का अंतराल कर दिया है। 19वीं पशुधन संगणना 2012 में हुआ तो 20वीं पशुधन गणना 17 में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हुआ है 2019 में। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं पशुधन संगणना 2019 के अनुसार देश में कुल पशुधन की संख्या कितनी हो गई थी? 536.76 मिलियन। 536.76 मिलियन। नेक्स्ट, 18वीं पशुधन संगणना के अनुसार देश में कुल पशुधन संख्या कितनी दर्ज की गई थी? 18वीं पशुधन संगणना के अनुसार देश में कुल पशुधन संख्या कितनी दर्ज की गई थी? 529.69 मिलियन। 529.69 मिलियन। 20वीं संगणना के अनुसार कुल पशुधन में गाय बैल का हिस्सा कितना प्रतिशत था? 36.08%। 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार कुल पशुधन में भैंसों का प्रतिशत 20.46, भैंस का प्रतिशत 20.46, वहीं पर गाय और बैल का प्रतिशत 36.08%। 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार कुल पशुधन में बकरी का योगदान 27.73%। 27.73%। 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार कुल पशुधन में बकरी का योगदान 27.73%। 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार कुल पशुधन में भेड़ों का प्रतिशत कितना दर्ज किया था? 13.83%। 13.83%। 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार कुल पशुधन में सुअर का हिस्सा कितना प्रतिशत है? सुअर 1.68%। सुअर जो है 1.68% है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दुग्ध उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति उपलब्धता। दुग्ध उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति उपलब्धता। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सांख्यिकी विभाग के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में कुल दूध उत्पादन कितना था? 209.96 मिलियन टन। 209.96 मिलियन टन। 209.96 मिलियन टन। वर्ष 2021-22 में भारत का कुल दुग्ध उत्पादन बढ़कर कितना मिलियन टन हो गया? तो पहले था 209, अब हो गया 221.06। एक ही साल में 2020-21 में था 209.96, वही 2021-22 में 221.06 मिलियन टन हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अन्य पशुधन उत्पाद जैसे अंडे, ऊन, मांस और प्रोटीन।
और पशुधन से क्या प्राप्त होता है? अंडा प्राप्त होता है, ऊन, मांस और प्रोटीन प्राप्त होता है। तो स्टेट या यूटी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में कुल अंडा उत्पादन कितना हो? कुल अंडा उत्पादन 129.60 बिलियन, 129.60 बिलियन कुल अंडा उत्पादन इंडिया में। कुल अंडा उत्पादन कितना हुआ 21-22 में? 129.60 बिलियन। वर्ष 2021-22 में भारत में कुल कितना हजार टन ऊन का उत्पादन हो? 1000 टन ऊन। कौन सा कितना ऊन? 33.13 हजार टन ऊन, 33.13 हजार टन ऊन। वर्ष 2021-22 में देश में कुल मांस का उत्पादन कितना मिलियन टन हुआ था? 9.29 मिलियन टन, 9.29 मिलियन टन। वर्तमान में भारत में प्रोटीन के प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता लगभग कितनी ग्राम है? 11.3 ग्राम, 11.3 ग्राम प्रोटीन के प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता का वैश्विक औसत कितना ग्राम है? 29 ग्राम, 29 ग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कुल पशुधन संख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? यूपी। कुल पशुधन संख्या की दृष्टि से देश से में दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः किन राज्यों का है? तो क्रमशः राजस्थान दूसरा और मध्य प्रदेश तीसरा है। पहला है यूपी, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पशुधन विकास एवं योजनाएं। स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1950 से 51 में भारत में दूध का कुल उत्पादन कितना था? तो 17 मिलियन टन, 17 मिलियन टन। 1950 से 51 में भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितना ग्राम था? ग्राम में 124 ग्राम, 124 ग्राम। स्वतंत्रता के समय प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता की न्यूनतम आवश्यकता कितनी निर्धारित की गई थी? न्यूनतम आवश्यकता था 220 ग्राम प्रति व्यक्ति पर दिन, लेकिन था कितना उपलब्ध? 124 ग्राम। नेक्स्ट हमारा है पशुओं के चहुमुखी विकास हेतु प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस विशेष योजना की शुरुआत की गई थी? मुख्य ग्राम योजना का, मुख्य ग्राम योजना का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मुख्य ग्राम योजना के अंतर्गत किन प्रमुख कार्यक्रमों को शामिल किया गया? सघन पशु विकास कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम। सघन पशु विकास कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम। मुख्य ग्राम योजना के अंतर्गत किन प्रमुख कार्यक्रमों को शामिल किया गया है? तो सघन पशु विकास कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम। सघन पशु विकास कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम। भारत में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1965 में। भारत में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1965 में, वर्ष 1965 में। भारतीय डेयरी निगम, इंडियन डेयरी कम्युनिटी निगम का क्या इंग्लिश तो पता नहीं। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति योजना कुल कितने चरणों में चलाई गई थी? तो 3 चरणों में। ऑपरेशन फ्लड योजना का पहला चरण किस समयावधि तक चला था? 1970 से 78 तक, 8 साल तक, 1970 से 78 तक चला था। ऑपरेशन फ्लड योजना श्वेत क्रांति का द्वितीय चरण कब तक चला था? प्रथम से 70 से 78 तक और दूसरा 78 से 85 तक, 78 से 85 तक। ऑपरेशन फ्लड योजना का तीसरा और अंतिम चरण किस अवधि तक चला था? 1985 से 1995 तक, 1985 से 1995 तक। किस योजना के फलस्वरूप भारत में दुग्ध उत्पादन में आशा अनुकूल या रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई? ऑपरेशन फ्लड योजना के फलस्वरूप। ऑपरेशन फ्लड योजना के फलस्वरूप किस योजना के फलस्वरूप भारत में दुग्ध उत्पादन में भारत में दुग्ध उत्पादन में आशा अनुकूल या रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई? ऑपरेशन फ्लड योजना के फलस्वरूप। वर्ष 2000 से 2001 में केंद्रीय अनुदान पर गैर ऑपरेशन फ्लड योजना देश के कितने राज्यों में शुरू की गई? 2000 से 2001 में केंद्रीय अनुदान पर गैर ऑपरेशन फ्लड योजना देश के कितने राज्यों में शुरू की गई थी? 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में, 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में। अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? वर्ष 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में। अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? वर्ष 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में। अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना इलाहाबाद में कब किया? 1889 में। स्वतंत्रता के बाद मिलिट्री डेयरी फार्म की संख्या बढ़ाने के लिए किस देश की सहायता से संस्करण कार्यक्रम चलाया गया था? विदेशी सहायता से। वर्तमान में देश में कुल कितने केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म स्थापित है? 7। वर्तमान में देश में कुल कितने केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म स्थापित है? 7 पशु प्रजनन फार्म।
द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सूरतगढ़ केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सूरतगढ़ केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। चिपलीमा केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म भारत के किस राज्य में? ओडिशा में। चिपलीमा केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म ओडिशा में। सुनबेड़ा केंद्रीय पशु प्रजनन जो है ओडिशा में। सुनबेड़ा केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म कहाँ है? ओडिशा में। धमरोड़ केंद्रीय पशु प्रजनन किस राज्य में? धमरोड़ केंद्रीय पशु प्रजनन गुजरात में। धमरोड़ केंद्रीय पशु प्रजनन कहाँ? गुजरात में। हसरघट्टा केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म भारत के किस राज्य में? कर्नाटक में। हसरघट्टा केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म भारत के किस राज्य में है? कर्नाटका में। अलमाड़ी केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अलमाड़ी केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अंदेशनगर केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म उत्तर प्रदेश के किस राज्य या क्षेत्र में? यूपी के किस क्षेत्र में या राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। अंदेशनगर केंद्रीय पशु प्रजनन जो है उत्तर प्रदेश में। अलमाड़ी केंद्रीय पशु प्रजनन तमिलनाडु में। अलमाड़ी तमिलनाडु। अंदेशनगर उत्तर प्रदेश। उत्तर मतलब उधर जाके देखिए, अंदेश अलग अलग को आ रहा, लेकिन ऐसे ट्रिक बन सकता है। अंदेशनगर केंद्रीय पशु प्रजनन उत्तर प्रदेश में। 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा किस पशु का है? बकरी का 27.73%। 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार देश में भेड़ों की कुल हिस्सेदारी भैंसों से कम है या अधिक है? कम है। भेड़ 13.83% जबकि भैंस 20.86% है। भारत में डेयरी विकास को गति देने वाली संस्था NDDB का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्ली वर्ष 2021-22 में भारत का दुग्ध उत्पादन पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत बढ़ा है? लगभग 5.28%। वर्ष 2021-22 में भारत का दुग्ध उत्पादन पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत बढ़ा है? लगभग 5.28%। भारत में प्रति व्यक्ति पशु प्रोटीन की उपलब्धता वैश्विक औसत से कितने ग्राम कम है? भारत में प्रति व्यक्ति पशु प्रोटीन की उपलब्धता वैश्विक औसत से कितने ग्राम कम है? 17.7 ग्राम कम है। 17.7 ग्राम कम है। क्या भारत में सुअरों की संख्या कुल पशुधन से 2% अधिक है? नहीं, केवल 1.68% सुअर है हमारे देश में। केवल 1.68% सुअर है। स्वतंत्रता के बाद से यह वर्ष 2021-22 तक भारत में दुग्ध उत्पादन में कुल कितने गुना वृद्धि हुई है? लगभग 13 गुना। 17 मिलियन टन से 221.06 मिलियन टन। 17 मिलियन टन से 221.06 मिलियन टन हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मुख्य ग्राम योजना का मुख्य फोकस किस पंचवर्षीय योजना पर था? प्रथम पंचवर्षीय योजना पर। ऑपरेशन फ्लड के तीनों चरणों की मुख्य समय अवधि कितने वर्ष की थी? 25 वर्ष की। चिपलीमा और सुनबेड़ा पशु प्रजनन फॉर्म दोनों किस एकल राष्ट्र में स्थित है? ओडिशा में। चिपलीमा और सुनबेड़ा पशु प्रजनन फॉर्म दोनों किस एकल राज्य में स्थित है? ओडिशा में। भारत में योजनाबद्ध डेयरी विकास की शुरुआत किस दशक में मानी गई थी? 1970 के दशक में। भारत में योजनाबद्ध डेयरी विकास की शुरुआत किस दशक में मानी गई थी? 1970 के दशक में, ऑपरेशन फ्लड के साथ। वर्ष 1919-20 की प्रथम पशु गणना के समय भारत में किसका शासन था? ब्रिटिश शासन का। उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन जो है 392 ग्राम, राष्ट्रीय औसत 444 ग्राम से कम है या अधिक? कम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता राष्ट्रीय औसत के कितने ग्राम अधिक है? 706 ग्राम अधिक है। 1150 - 444 706 ग्राम। राजस्थान की प्रति व्यक्ति दूध उत्पादक उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से कितने ग्राम अधिक है? 706 ग्राम अधिक है। विश्व में भैंसों की आबादी में भारत का एकाधिकार होने का मुख्य कारण क्या है? भारत में विश्व की सर्वाधिक भैंस पाई जाती है, प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी नस्लों का सुधार और उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं का प्रजनन। स्वदेशी नस्लों का सुधार और उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं का प्रजनन। वर्ष 2021-22 में भारत में प्रति व्यक्ति अंडों की वार्षिक उपलब्धता का अनुपात किस कुल उत्पादन पर आधारित है? 129.60 बिलियन अंडों के उत्पादन पर। वर्ष 2021-22 में भारत में प्रति व्यक्ति अंडों की वार्षिक उपलब्धता का अनुपात किस कुल उत्पादन पर आधारित है? 129.16 बिलियन अंडों के उत्पादन पर। पशुपालन क्षेत्र का भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? यह ग्रामीण रोजगार, अतिरिक्त आय और पोषक सुरक्षा का मुख्य स्रोत है। पशुपालन क्षेत्र का भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण महत्व है? तो यह ग्रामीण रोजगार, अतिरिक्त आय और पोषण सुरक्षा का मुख्य स्रोत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 20वीं पशुधन
20वीं पशुधन संगणना के अनुसार कुल पशुधन में सबसे कम हिस्सेदारी किस वर्ग की है? तो सुअर की 1.68%। 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार कुल पशुधन में सबसे कम हिस्सेदारी किस वर्ग की है? सुअर की। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पशुधन संख्या में भारत से पीछे और तीसरे स्थान पर है? चीन। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पशुधन संख्या में भारत से पीछे और तीसरे स्थान पर है? चीन। दूध उत्पादन के अतिरिक्त भेड़ पालन में मुख्य रूप से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? ऊन और मांस का। दूध उत्पादन के अतिरिक्त भेड़ पालन से मुख्य रूप से और किस चीज़ का प्राप्ति होता है? तो ऊन और मांस का। ऊन और मांस मिलता है भेड़ से। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑपरेशन फ्लड का मुख्य सूत्रधार या जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को वर्ष 1950-51 की तुलना में द नेक्स्ट क्वेश्चन विल ऑपरेशन फ्लड का मुख्य सूत्रधार या जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को वर्ष 1950-51 की तुलना में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता में कितने ग्राम वृद्धि हुई? 320 ग्राम की। पहले 124 ग्राम था स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, जब उसके बाद 444 ग्राम हो गया। तो कितना का डिफरेंस है? 320 का। गैर ऑपरेशन फ्लड योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब वित्तीय सहायता दी गई थी? वर्ष 2000 से 2001 में। भारत में किस राज्य को पशुधन का पावर हाउस कहा जा सकता है, जो संख्या में प्रथम है? उत्तर प्रदेश को। देश में दूध की उपलब्धता का अत्यधिक असमान वितरण किस तथ्य से स्पष्ट होता है? पंजाब में 1271 ग्राम जबकि यूपी में केवल 392 ग्राम उपलब्ध है। देश में दूध की उपलब्धता का अत्यधिक असमानता वितरण किस तथ्य से स्पष्ट होता है? पंजाब में 1271 ग्राम जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 392 ग्राम उपलब्ध है। 19वीं पशु गणना 2012 की तुलना में 20वीं पशु गणना 2019 में पशुधन में कितने बिलियन की वृद्धि हुई? 24.71 बिलियन की वृद्धि। पशुपालन विभाग के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन का मुख्य उपयोग किस उद्योग से होता है? वस्त्र और कालीन उद्योग से। इलाहाबाद में स्थापित पहले मिलिट्री डेयरी फार्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सेना के जवानों को स्वच्छ दूध और दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति कराना। क्या भारत में कुल पशुधन का आधे या अधिक भाग केवल गाय और भैंस का है? हाँ, दोनों मिलाकर लगभग 56.54% है। 56.54%, जिसमें गाय हमारी 36.08% और भैंस हमारी 20.46% है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग सघन पशु विकास कार्यक्रम में किया जाता है? तो कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी का प्रयोग करके। बीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से भारत में पशु संसाधन को किस क्षेत्र का उप क्षेत्र माना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को, कृषि एवं संबंध क्षेत्र को। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी भारत में पशु विकास कार्यक्रम एवं इतिहास। भारत में पशु विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से जगह जगह पर चलाया जा रहा है? सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त विदेशी सहायता से भी। इंडो स्विफ्ट परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1961 में। इंडो स्विस परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1961 में। इंडो ऑस्ट्रेलियन परियोजनाओं की अवधि क्या थी? 1974 से 1975। इंडो ऑस्ट्रेलियन परियोजना की अवधि क्या थी? 1974 से 75। विदेशी नस्लों के सांडों के संकरण से उत्पन्न पशुओं की किस क्षमता का अध्ययन करना इन परियोजनाओं का उद्देश्य? उत्पादन क्षमता का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारतीय वातावरण के प्रति पशुओं में किस गुण का विकास करना विदेशी परियोजनाओं का लक्ष्य था? सहन शक्ति रखने का गुण। विदेशी संस्करण परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार की गाय की नस्ल पैदा करना था? अधिक दूध देने वाले। भारत किस वर्ष से संसार का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन राष्ट्र बन चुका था? वर्ष 1998 में भारत को विश्व का शीर्ष दुग्ध उत्पादन बनाने में किन प्रयासों का परिणाम था? तो देशी तथा विदेशी दोनों प्रयासों का। वर्ष 2021-22 के आंकड़े के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की खपत कितनी ग्राम है? 444 ग्राम। भारत अपने नागरिकों को संतुलित आहार की आवश्यकता से कितना दुग्ध उपलब्ध करा रहा है? आवश्यकता से अधिक। इंडो स्विस परियोजना मुख्य रूप से किस देश के सहयोग पर आधारित है? स्विट्जरलैंड। इंडो स्विस परियोजना जो है मुख्य रूप से किस देश के सहयोग पर आधारित थी? तो स्विट्जरलैंड। पशु विकास के तहत किस प्रकार के सांडों का संस्करण पर जोर दिया गया? विदेशी नस्लों के सांडों पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारतीय पशुपालन में किस वर्ष को दुग्ध उत्पादन में वैश्विक शीर्ष स्थान प्राप्त करने का मील पत्थर माना जाता है? 1998 को। 444 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता का संबंध किस वित्तीय वर्ष है? वित्तीय वर्ष 21-22 से। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। भारत के भूगोल के अंतर्गत पशुधन विकास को किस आर्थिक गतिविधि का हिस्सा माना गया? कृषि एवं संबंध क्षेत्र
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र प्राकृतिक क्षेत्र को। क्या भारत में दुग्ध की उपलब्धता न्यूनतम अनुशंसित मात्रा में है या अधिक में? इंडो ऑस्ट्रेलियन परियोजना का मुख्य भौगोलिक फोकस भारत के किन क्षेत्रों पर था? विभिन्न चिन्हित पशुओं विकास केंद्रों पर। पशुओं में स्थानीय जलवायु के अनुकूल के लिए विदेशी सांडों का संस्करण किसने कराया था? स्थानीय देशी गायों से। पशुधन विकास कार्यक्रम का दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था? ग्रामीण आय में वृद्धि और पोषक सुरक्षा। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी राष्ट्रीय गोकुल मिशन, स्थापना और उसका उद्देश्य। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? 28 जुलाई 2014 को। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य किस गायों का संरक्षण और नस्लों का विकास करना था? स्वदेशी गायों का। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को किस तरीके से प्रोत्साहन करने के लिए शुरू किया गया था? वैज्ञानिक तरीकों से। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का अन्य लोकप्रिय नाम क्या है जो कोष्ठक में अंकित है? राष्ट्रीय व्यापी योजना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को राष्ट्रव्यापी योजना भी बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस व्यापक केंद्रीय कार्यक्रम पर केंद्रित परियोजना है? राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम पर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस व्यापक केंद्रीय कार्यक्रम पर केंद्रित परियोजना है? तो राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम पे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण। स्वदेशी पशु नस्लों के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू करना उद्देश्य है ताकि आनुवांशिक सुधार हो सके? नस्ल सुधार कार्यक्रम। नस्ल सुधार कार्यक्रम के माध्यम से पशुओं में किन दो चरों में वृद्धि की जानी है? आनुवांशिक सुधार और पशु की संख्या में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मुख्य आर्थिक लक्ष्य क्या है? दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना। दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना। किन पशुओं का गिर साहिवाल राठी देओनी थारपारकर रेड सिंध के जरिए अपग्रेडेशन करता है? तो नॉन डिस्क्रिप्ट अवर्गीकृत पशुओं का। किन पशुओं का गिर साहिवाल राठी देओनी थारपारकर रेड सिंधी के जरिए अपग्रेडेशन करना है? नॉन डिस्क्रिप्ट पशुओं का। अब अवर्गीकृत पशुओं को अपग्रेड करने के लिए किन नस्लों के साँडों या वीर्य का उपयोग किया जाता है? कुलीन स्वदेशी नस्लों का। प्राकृतिक सेवाओं के लिए किस योग्यता वाले सांड का वितरण इस मिशन का हिस्सा है? उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांड का। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यक्रम राज्य स्तर पर किसके माध्यम से किया जा रहा है? राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों और पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के दौरान इस कार्यक्रम पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए थे? 500 करोड़ रुपए। वर्ष 2021 से 26 तक राष्ट्रीय गोकुल मिशन को किस बृहद योजना के साथ संचालित किया जा रहा है? अम्ब्रेला योजना और राष्ट्रीय पशुधन विकास अम्ब्रेला योजना या राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना। वर्ष 2021 से 26 तक राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कुल किस बृहद योजना के साथ संचालित किया जा रहा है? अम्ब्रेला योजना और राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के अंतर्गत। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बजट परिव्यय के साथ 7 वर्ष 2021 से 26 के लिए कुल स्वीकृत राशि कितना? 2400 करोड़ रुपये। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का बजट परिव्यय के साथ 7 वर्ष 2021 से 26 के लिए कुल स्वीकृत राशि कितनी है? 2400 करोड़। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किन 6 प्रमुख स्वदेशी नस्लों के नाम पुस्तक में दिए गए हैं? गिर साहिवाल राठी देओनी थार पारकर और रेड सिंध। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किन 6 प्रमुख स्वदेशी नस्लों के नाम पुस्तक में दिए गए हैं? गिर साहिवाल राठी देओनी थार पारकर और रेड सिंध। पशुधन विकास बोर्ड का मुख्य कार्य किस स्तर का? पशुधन विकास बोर्ड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्य कार्य किस स्तर पर होता है? राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन से। नॉन डिस्क्रिप्ट पशुओं से क्या तात्पर्य है? वे पशु जिनकी कोई निश्चित या पहचानी गई नस्ल नहीं होती है, उसे नॉन डिस्क्रिप्ट बोलते हैं। नॉन डिस्क्रिप्ट पशु किसे कहते हैं? जिसे की कोई नस्ल पहचान में नहीं हो उसे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख पहल है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मत्स्य। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में सिर्फ पशुओं को नहीं पालते, पशुओं के साथ मत्स्य पालन और डेयरियों को भी देखरेख करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज स्पेशल लाइव स्टॉक सेक्टर पैकेज को मंजूरी किसने दी थी? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस विशेष पैकेज को किस तिथि को मंजूरी दी थी? 14 जुलाई 2021 को। इस विशेष पैकेज के तहत पशुपालन और डेयरी योजनाओं के विभिन्न घटकों को क्या किया गया है? संशोधित और पुनः व्यवस्थित। विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज के कार्यान्वयन की अवधि किस वर्ष से शुरू हुई है? वर्ष 2021-22 से। यह विशेष पैकेज अगले कितने वर्षों के दौरान लागू किया जाना
चाहिए है अगले 5 वर्षों के दौरान। 5 वर्षों की अवधि के दौरान कुल कितना निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? 54,618 करोड़ रुपया। इस पैकेज के तहत केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में कुल कितने करोड़ रुपये की सहायता देगी? 98,100 करोड़ रुपया। 98,100 करोड़ रुपया। 5 वर्षों की अवधि के दौरान कुल कितना निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? 54,618 करोड़ रुपया। इस पैकेज के तहत केंद्र सरकार अगले 5 वर्ष में कुल कितने करोड़ रुपए की सहायता देगी? 98,800 करोड़ रुपए की। पशुधन क्षेत्र पैकेज के आधार पर विभाग की सभी परियोजनाओं को कितनी व्यापक श्रेणियों समाविष्ट किया गया है? 3 व्यापक श्रेणियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, पहली श्रेणी का नाम क्या है जिसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन को शामिल किया गया है? विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम श्रेणी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अलावा और कौन सी राष्ट्रीय मिशन शामिल है? राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय नेशनल पशुधन मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। डेयरी क्षेत्र से संबंधित कौन सा कार्यक्रम विकास कार्यक्रम की उप योजना में शामिल है? राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, पहली श्रेणी का क्या नाम है जिसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन को शामिल किया गया? विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम श्रेणी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अलावा और कौन सा राष्ट्रीय मिशन शामिल है? राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। डेयरी क्षेत्र से संबंधित कौन सा कार्यक्रम विकास कार्यक्रम की उप योजना में शामिल है? राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। पशुओं के सांख्यिकीय मूल्यांकन के लिए विकास कार्यक्रम में किसे शामिल किया गया? एकीकृत नमूना सर्वेक्षण, एकीकृत नमूना सर्वेक्षण को। दूसरी व्यापक श्रेणी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दूसरी व्यापक श्रेणी का नाम बदलकर रोग नियंत्रण कार्यक्रम, रोग नियंत्रण कार्यक्रम कर दिया गया है। रोग नियंत्रण कार्यक्रम का पुराना नाम क्या था जिसे बदला गया है? पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण था। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण था जिसे अब रोग नियंत्रण कार्यक्रम कर दिया गया। रोग नियंत्रण कार्यक्रम में वर्तमान में कौन से 2 प्रमुख कार्यक्रम समाहित है? पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण योजना। तीसरी व्यापक श्रेणी का क्या नाम है जो बुनियादी ढांचे से संबंधित है? अवसंरचना विकास विधि। पशुपालन अवसंरचना विकास विधि का विलय किस अन्य विधि के साथ कर दिया गया है? डेयरी अवसंरचना विकास विधि के द्वारा, डेयरी अवसंरचना विकास निधि के साथ। तीसरी श्रेणी के तहत किन गतिविधियों के में संलग्न संगठनों को समर्थ दिया गया है? डेयरी गतिविधियों को। अवसंरचना विकास निधि से मुख्य रूप से किन 2 प्रकार के ग्रामीण संगठनों का समर्थन मिला है? सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को। सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को 98,100 करोड़ रुपए की सहायता राशि का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। 98,100 करोड़ रुपए की सहायता राशि का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। 54,618 करोड़ रुपए का परिव्यय क्या दर्शाता है? 54,618 करोड़ रुपए का परिव्यय क्या दर्शाता है? इस क्षेत्र में जुटाया जाने वाला कुल निवेश, 54,618 करोड़ रुपए का परिव्यय क्या दर्शाता है? इस क्षेत्र में जुटाया जाने वाला कुल निवेश। संशोधित पैकेज का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं में क्या लाना है? अधिक सुव्यवस्थित और दक्षता। संशोधित पैकेज का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं में क्या लाना है? अधिक सुव्यवस्थित और दक्षता। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, राष्ट्रीय पशुधन मिशन अब किस श्रेणी का हिस्सा है? पहली श्रेणी विकास कार्यक्रम का। किसान उत्पादन संगठनों को पशुधन क्षेत्र में किन श्रेणी के तहत वित्तीय मजदूरी दी जा रही है? अवसंरचना विकास निधि तीसरी श्रेणी के अंतर्गत। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष कौन होते थे? भारत के प्रधानमंत्री। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट टॉपिक विल बी, गौ पशुओं की नस्ल और वर्गीकरण। भारत में वर्तमान में गायों की कितनी मान्यता नस्लें प्राप्त है? 50। गायों की मान्यता प्राप्त नस्लों का आधिकारिक स्रोत पुस्तक में किसे बताया गया है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को। उपयोगिता के आधार पर गौ पशुओं को कुल कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। उपयोगिता के आधार पर गौ पशुओं के 3 वर्गों का कौन कौन सा है? दुधारू, भारवाही और द्विकाजी। दुधारू गाय, भारवाही और द्विकाजी दुधारू और भारवाही। दुधारू नस्ल की गायों की मुख्य विशेषता क्या होती है? यह अत्यधिक दूध देती है। भारवाही नस्ल के गौ पशुओं का मुख्य विशेषता क्या होता है? कृषि कार्य और बोझ ढोने के लिए होता है भारवाही पशु। द्विकाजी नस्ल की गायों को किस उद्देश्य से पाला जाता है? दूध उत्पादन और कार्यशील बैलों दोनों के लिए। कार्यशील बैल और दूध उत्पादन दोनों के लिए। द्विकाजी नस्लों के नर पशु बछड़े मुख्य रूप से किस काम आते हैं? कार्यशील बैलों के रूप में खेती और परिवहन के लिए। भारवाही, द्विकाजी और दुधारू 3 तरह के।
गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी मानी जाती है? कांकरेज। गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी मानी जाती है? कांकरेज। पुस्तक के अनुसार प्रमुख दुधारू नस्ल का उदाहरण कौन सा है? शाहीवाला दुधारू गाय है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, दिए गए क्रम के अनुसार हरियाणा किस प्रकार की गौ नस्ल का प्रतिनिधित्व करते हैं? द्विकाजी नस्ल का। नागौरी नस्ल की गाय या बैल मुख्य रूप से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? भारवाही वर्ग के अंदर। नागौरी नस्ल की गाय हो या बैल, वो भारवाही मतलब भार ढोने वाला होती है। साहिवाला, हरियाणा व नागौरी क्रमशः किन 3 वर्गों को प्रदर्शित करता है? क्रमशः दुधारू, द्विकाजी और भारवाही तीनों वर्गों को प्रदर्शित करता है। साहिवाला, हरियाणा व नागौरी क्रमशः किन 3 वर्गों को प्रदर्शित करता है? क्रमशः दुधारू, द्विकाजी एवं भारवाही। दुधारू नस्ल के गौ पशुओं के शरीर की बनावट कैसी होती है? भारी शरीर होता है। दुधारू नस्ल की गौ पशुओं के शरीर की बनावट भारी शरीर होता है। दुधारू गायों के गले के नीचे लटकने वाली त्वचा को क्या कहा जाता है? गलकंबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, दुधारू गायों का मुख्य भाग जो लटका हुआ और मुलायम होता है क्या कहलाता है? गलकंबल या मुथान या गलकंबल। दुधारू नस्ल के पशुओं के सींगों की सामान्य बनावट कैसी होती है? सींग सिर के दोनों ओर निकलकर प्राय मुड़े हुए होते हैं। कांकरेज नस्ल की मुख्य भौगोलिक पहचान भारत का कौन सा राज्य? गुजरात। कक्षकरण। कांकरेज गाय की जो नस्ल है, कांकरेज नस्ल की मुख्य भौगोलिक पहचान भारत का कौन सा राज्य है? गुजरात। कक्षकरण। नागौरी नस्ल के बैल किस कार्य के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तेज दौड़ने और कृषि जुताई भारवाही के लिए। हरियाणा नस्ल का मूल स्थान भारत का कौन सा क्षेत्र? हरियाणा का रोहतास, हिसार और जिंद क्षेत्र। हरियाणा का रोहतक, हिसार और जिंद क्षेत्र। हरियाणा नस्ल की जो गाय होती है वो कहाँ पे फेमस है? तो हरियाणा में। तो हरियाणा का कौन सा क्षेत्र में? रोहतास, हिसार और जिंद क्षेत्र। साहिवाल नस्ल का मूल उद्गम स्थल वर्तमान में कहाँ है? साहिवाल नस्ल का मूल उद्गम स्थल वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत में। साहिवाल नस्ल का मूल उद्गम स्थल वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत में। एनडीडीबी मतलब नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी का फुल फॉर्म होगा। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से। भारवाही नस्ल की गायें दुग्ध उत्पादन के मामले में कैसे होते हैं? बहुत कम दूध देती है। भारवाही गाय बोझा ढोने में ज़्यादा तेज होती है। क्या द्विकाजी नस्ल केवल दूध उत्पादन के लिए उपयुक्त है? नहीं, ये दूध और श्रम दोनों समान रूप से देती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, मुथान का ढीला और लटका होना किस वर्ग के पशुओं की मुख्य पहचान है? दुधारू वर्ग के गौ पशुओं की। पशुओं में अनुवांशिक सुधार के लिए किस तकनीकी का प्रयोग राष्ट्रीय गोकुल मिशन में किया जा रहा है? कृत्रिम गर्भधान और कुलीन साँडों का वितरण। कृत्रिम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और कुलीन साँडों का वितरण। अम्ब्रेला योजना का मुख्य कार्य क्या होता है? कई छोटे उप योजनाओं को एक ही प्रशासनिक ढांचे के तहत लाना। अम्ब्रेला योजना का मुख्य कार्य क्या होता है? कई छोटी उपयोजनाओं को एक ही प्रशासनिक ढांचे के तहत लाना। वर्ष 2021 से 26 की अवधि कुल कितने वर्षों के बजटीय चक्र को दर्शाता है? 5 वर्ष। योजना चक्र के विस्तार के साथ कुल 7 वर्ष। योजना चक्र वर्ष 2021 से 2026 की अवधि, वर्ष 2021 से 26 की अवधि कुल कितने वर्षों के बजटीय चक्र को दर्शाती है? 5 वर्ष। योजना चक्र के विस्तार के साथ कुल 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्वदेशी नस्लों के संरक्षण से जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थानीय पशु जैव विविधता का संरक्षण होता है। बौने या छोटे कद की भारतीय गायों की नस्ल किस श्रेणी के अध्ययन की जाती है? स्वदेशी नस्लों के विशिष्ट उपवर्गों में। क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम एनडीडीपी अब संरचना श्रेणी में आता है या विकास कार्यक्रम में आता है? राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम जो है विकास कार्यक्रम में आता है, प्रथम श्रेणी में। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? खुरपका, मुंहपका और ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियों का नियंत्रण। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? खुरपका, मुंहपका और ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियों का नियंत्रण। सहकारी समितियों डेयरी क्षेत्र में किस प्रकार मदद करती है? दूध के उचित मूल्य निर्धारण और विपणन में। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में पशुधन क्षेत्र का योगदान फसल क्षेत्र की तुलना में कैसा है? यह बहुत तेजी से बढ़ता हुआ और अत्यंत महत्वपूर्ण पूरक क्षेत्र है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, गाय की नस्ल और उसका क्षेत्र। भारत के किन क्षेत्रों में देश के शुष्क तथा चारगाह संपन्न क्षेत्र स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, सिंधु और काठियावाड़ क्षेत्र में।
भारत की नस्लों भारत में गाय की नस्लें और उसका क्षेत्र देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र, पहले क्षेत्र देखते हैं। क्षेत्र में देश के शुष्क या चारागाह संपन्न क्षेत्र स्थित है। राजस्थान हो गया, हरियाणा, सिंधु और काठियावाड़ क्षेत्र। उत्कृष्ट किस्म के पशुओं का विकास मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में हुआ है? शुष्क, चारागाह संपन्न और तराई तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। उत्कृष्ट किस्म के पशुओं का विकास मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में हुआ है? तो शुष्क, जहाँ सूखा वाला क्षेत्र, चारागाह, चरने योग्य भूमि संपन्न और तराई और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। उत्तरी भारत में मुख्य रूप से कौन सी उत्कृष्ट गाय की नस्लें पाई जाती है? हरियाणा नस्ल। उत्तरी भारत में मुख्य रूप से कौन सी उत्कृष्ट गाय की नस्लें पाई जाती है? हरियाणा नस्ल। मध्य भारत की प्रमुख गाय की नस्ल कौन सी है? मालवी नस्ल। मध्य भारत की प्रमुख गाय की कौन सी नस्ल है? मालवी नस्ल। दक्षिणी भारत में पाए जाने वाली दक्षिणी भारत में पाए जाने वाली प्रमुख गाय की नस्ल कौन सी है? हल्लीकार तथा कंगायम। हल्लीकार तथा कंगायम। मराठा क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की प्रमुख नस्लें कौन सी है? गाओलाव तथा खिल्लारी। गाओलाव तथा खिल्लारी। मराठा क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की प्रमुख नस्लें कौन सी है? गाओलाव तथा खिल्लारी। खिल्लारी और गाओलाव नस्लें किस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? भारी कार्य, भारवाही तथा तेज दौड़ने के लिए। खिल्लारी और गाओलाव नस्लें किस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तेज दौड़ने के लिए और भारवाही मतलब भारवाहक होता है। किस क्षेत्र की गायों का दूध यूरोपीय गायों के दूध की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है? तो आइसलैंड चैनलों के गायों का दूध है। आइसलैंड चैनलों की गायों का दूध। विश्व में अन्य गायों की तुलना में सर्वाधिक दूध उत्पन्न करने वाली नस्ल कौन सी है? हॉलस्टीन फ्रीजियन। विदेशी गायों का दूध उत्पादन भारतीय गायों की तुलना में लगभग कितना अधिक होता है? लगभग 4 गुना अधिक होता है। विदेशी गायों का दूध उत्पादन भारतीय गायों की तुलना में लगभग कितना अधिक होता है? लगभग 4 गुना अधिक होता है। विदेशी गायों का दूध उत्पादन भारतीय गायों की तुलना में लगभग कितना अधिक होता है? लगभग 4 गुना। भारतीय गायों के दूध की तुलना में विदेशी गायों के दूध में किस तत्व की कमी आती है? वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थ। भारतीय गायों के दूध की तुलना में विदेशी गायों के दूध किस तत्व की कमी होती है? वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थों का। जर्सी लिखा है। जर्सी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितना प्रतिशत मापी गई? 5.0%। जर्सी गाय में वसा की मात्रा जो 5.0%। भारतीय जलवायु के लिए विदेशी नस्ल की गायों में कौन सी संकर प्रजाति सबसे उपयुक्त मानी गई है? जर्सी गाय। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 14 नंबर का तो क्वेश्चन उड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारपारकर प्रजाति की गाय मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सीमावर्ती क्षेत्र में। थारपारकर प्रजाति की गाय मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? सीमावर्ती क्षेत्र में। दुनिया की सबसे छोटी नस्ल की गायों में सबसे कौन सी प्रमुख नस्ल है? पुंगनूर गाय। दुनिया की सबसे छोटी नस्ल की गायों में कौन सी प्रमुख नस्ल है? पुंगनूर गाय। पुंगनूर गाय की उत्पत्ति मूल रूप से कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनूर क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनूर क्षेत्र में। पुंगनूर गाय के दूध की क्या मुख्य विशेषता है? इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है और यह औषधीय गुणों से भरपूर होती है। वसा की मात्रा अधिक होती है और औषधीय गुणों से भरपूर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भैंसों की नस्ल, उसकी क्या विशेषता है? तो भैंसों को मुख्य रूप से किन 2 नस्लों में विभाजित किया गया? तो भारतीय भैंस तथा विदेशी भैंस। भारतीय भैंस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल भैंस के नाम से। जल भैंस, क्योंकि पनिया में बोतल रहता है भैंसवा। जल भैंस। भारतीय भैंस का जीन नाम क्या है? बुवेलस। जल भैंस भारतीय भैंस का जीन नाम क्या है? बुवेलस। विदेशी भैंस को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? दलदली भैंस। विदेशी भैंस को कहा जाता है दलदली भैंस और ग्रामीण मतलब भारतीय भैंस को कहा जाता है जल भैंस और विदेशी भैंस को कहा जाता है दलदली भैंस। दलदली भैंस विदेशी भैंस का जीन का नाम क्या है? सिंकसैरम। भारतीय भैंस का जीन नाम है बुवेलस और बुफैलो ऐसे बोलते हैं इसलिए तो बुवेलस है, और विदेश में इसको बोलता होगा सिंसैरस। भारत में भैंस की कुल कितनी प्रमुख नस्लों को मान्यता प्राप्त है? 17 प्रमुख नस्लों को। भारत में भैंसों की कुल कितनी प्रमुख नस्लों को मान्यता प्राप्त? 17 प्रमुख नस्लों को। मुर्रा, भदावरी, जाफराबाद और मेहसाना किस पशु की प्रमुख नस्ल है भैंस की?
मुर्रा, भदावरी, जाफराबाद और मेहसाना किस पशु की प्रमुख नस्ल है? भैंस की। सुरती और नागपुरी नस्ल के पशु का संबंध किससे है? भैंस की नस्लों से। सुरती और नागपुरी नस्ल के पशु का संबंध किससे है? भैंस की नस्लों से। सुरती और नागपुरी भैंस की। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा भैंस। मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा दूध देती है। साहिवाला गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है। गाय में साहिवाला, भैंस मुर्रा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्वाधिक वसा प्रतिशत 12 से 14% के दूध के लिए कौन सी भैंस प्रसिद्ध है? भदावरी भैंस। भदावरी भैंस 12 से 14% दूध मतलब वसा, सर्वाधिक वसा प्रतिशत 12 से 14% के दूध के लिए कौन सी भैंस प्रसिद्ध है? भदावरी। दलदली भैंसों की प्रजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में। दक्षिणी पूर्वी एशिया में दलदली भैंसों की प्रजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? दलदली भैंसों की जो प्रजाति है वो दक्षिणी पूर्व एशिया में। भारतीय भैंस देश के किन भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है? मैदानी तथा कम ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में। भारतीय भैंस देश के किन भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है? मैदानी तथा कम ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में। भारत में भैंसों का अनुसंधान के लिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार, हरियाणा में। भारत में भैंसों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का है? हरियाणा में। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी पशु क्लोनिंग तकनीकी। पशु क्लोनिंग। विश्व में पहला भैंस के पाड़ा का क्लोन किस संस्था के वैज्ञानिक ने किया था? तो ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक ने पहली बार विश्व में पहला भैंस के पाड़ा का क्लोन किस संस्था के वैज्ञानिक ने किया था? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक ने। विश्व का पहला क्लोन भैंस का पाड़ा किस वर्ष पैदा हुआ था? 2009 में। 2009 फरवरी में पैदा हुए पहले क्लोन पाड़े की मृत्यु किस बीमारी के कारण हो गई थी? निमोनिया के कारण। विश्व की दूसरी क्लोन भैंस की कटड़ी मादा बच्चा का क्या नाम रखा गया था? गरिमा। विश्व की दूसरी क्लोन भैंस की कटड़ी बोलते हैं उसे, कटड़ी। जब लड़का होता है तो उसे पाड़ा बोलते हैं, जब लड़की होती है उसे कटड़ी बोलते हैं। मादा बच्चा जिसे बोलते हैं का नाम क्या रखा था? गरिमा। गरिमा का जन्म किस वर्ष और कहाँ हुआ था? 2009 में। NDRI करनाल, हरियाणा में हुआ था। नेशनल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा में। हैंड गाइड क्लोनिंग टेक्निक क्या है? हैंड गाइड क्लोनिंग टेक्निक क्या है? या NDRI के वैज्ञानिक द्वारा विकसित क्लोनिंग की एक नई और सुगम तकनीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल गरिमा 2 का जन्म कब हुआ था? 25 जनवरी 2013 को। गरिमा 1 2009 में पैदा हुई, गरिमा 2 2013 में, 25 जनवरी 2013 में। गरिमा 2 नामक क्लोन भैंस ने किस बच्चे मतलब कड़ड़ी को जन्म दिया था? महिमा को। गरिमा जो 2 जो थी वो किसको जन्म थी? महिमा को। महिमा के जन्म के विश्व में क्या नाम रिकॉर्ड स्थापित हो? क्लोन के तैयार भैंस द्वारा प्राकृतिक तरीके से गर्भधान कर बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी महिमा के जन्म से पहले वैज्ञानिकों में क्लोन पशुओं को लेकर क्या भ्रम या मिथक था? या माना जाता था कि क्लोन से तैयार प्राणी बांझ होते हैं। महिमा का जन्म किस प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है? प्राकृतिक तरीके से, गर्भधान द्वारा। गरिमा 2 और महिमा की सफलता के बाद किस डेयरी संस्थान को विश्व भर में प्रसिद्धि मिली है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा को। NDRI के वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली भैंस क्लोन समरूप को किस वर्ष विकसित किया? फरवरी 2009 में। गरिमा नामक दूसरी क्लोन कड़ड़ी को NDRI के वैज्ञानिकों ने किस महीने और वर्ष में तैयार किया था? जून 2009 में। सिहार गौरव क्या है? या एक क्लोन कड़ड़ा है। सिहार गौरव क्लोन बोफेलो क्लाफ है ये। हिसार गौरव को किस संस्था के वैज्ञानिक ने विकसित किया है? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CIRB हिसार ने। CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च बोफेलो के वैज्ञानिकों को हिसार गौरव का जन्म कराने में कब सफलता मिली थी? 11 दिसंबर 2015 को। 11 दिसंबर 2015 को। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पश्चात भारत का दूसरा कौन सा संस्थान भैंसों की क्लोनिंग में सक्षम है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CIRB हिसार। हिसार गौरव का जन्म किस प्रकार के प्रसव के माध्यम से हुआ था? सामान्य प्रसव के जरिए। हिसार गौरव का जन्म किस उद्देश्य के लिए की गई क्लोनिंग परियोजना के तहत हुआ था? उत्कृष्ट भैंस के जर्म प्लाज्म के संरक्षण एवं गुणन हेतु क्लोनिंग।
हिसार गौरव परियोजना का आधिकारिक नाम क्या है? क्लोनिंग फॉर कन्वर्जन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सुपीरियर बुफेलो जर्मप्लाज्म। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी पशु आयु ज्ञात करने की विधियाँ। पशु की विश्वसनीय आयु ज्ञात करने के मुख्य रूप से कितने तरीके? 2 तरीके, सींग के छल्ले गिनकर और दूसरा दांत को देखकर। पशु की आयु ज्ञात करने की प्रथम विधि में शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है? सींग के छल्लों का। गाय तथा भैंस के सींग पर पहला छल्ला किस उम्र में स्पष्ट दिखाई देता है? 3 वर्ष की उम्र में पहला छल्ला आता है। सींग पर पहला छल्ला बनने के बाद प्रत्येक कितने वर्ष पर एक नया छल्ला बनता है? प्रत्येक वर्ष पर एक छल्ला बनता है। यदि किसी गाय के सींग पर 3 छल्ले हैं तो पशु की वास्तविक आयु की गणना का सूत्र क्या होगा? सींग के छल्ले प्लस 2 अर्थात सींग के छल्ले प्लस 2 वर्ष। सींग के छल्ले प्लस 2 वर्ष का। सींग पर छल्लों की संख्या में कितने वर्ष जोड़ने पर पशु का सही आयु का पता चलता है? 2 वर्ष जोड़ने पर। सींग का जितना छल्ला, सींग के छल्ले प्लस 2 वर्ष। सींग के छल्लों की संख्या में कितने वर्ष जोड़ने पर पशु की सही आयु पता चलता है? 2 वर्ष। पशु की आयु ज्ञात करने की दूसरी और अधिक सटीक विधि कौन सी है? पशु के दांत देखकर। पशु के मुख में मुख्य रूप से कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, अस्थायी और अस्थायी। पशु कहाँ चले गए भाई? अस्थायी और अस्थायी। पशु में जन्म से लेकर कितने माह तक अस्थायी दांत घिस जाते हैं? 15 माह तक, 15 महीने तक अस्थायी दांत घिस जाते हैं। पशुओं में अस्थायी दांत किस उम्र तक निकल आते हैं? 24 माह, 2 वर्ष की आयु में। पशु के सींग में पहला छल्ला 3 वर्ष की आयु में क्यों बनता है? क्योंकि सींग में छल्ले बनने की प्रक्रिया 2 वर्ष की आयु के बाद शुरू होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में शुष्क क्षेत्रों के पशुपालन का क्या महत्व है? यह कृषि संकट के समय किसानों को वैकल्पिक और स्थिर आजीविका प्रदान करता है भाई। कठियावाड़ और सिंधु क्षेत्र किस प्रकार के गोवंश के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है? तो उच्च गुणवत्ता वाले दुधारू और कृषि कार्य हेतु उपयुक्त गोवंश के लिए। हल्लीकार नस्ल की गायों को किस राज्य का गौरव माना जाता है? हल्लीकार नस्ल की गायों को किस राज्य का गौरव माना जाता है? कर्नाटक। दक्षिण भारत का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी खिल्लारी नस्ल का मुख्य प्रभाव क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र, मराठा क्षेत्र में। खिल्लारी नस्ल का मुख्य प्रभाव क्षेत्र भारत के राज्य में है? महाराष्ट्र, मराठा क्षेत्र में। भारी सम्मान ढूंढने के लिए मराठा क्षेत्र के किसान किस नस्ल को प्राथमिकता देता है? खिल्लारी और गाओलावा नस्ल को। विदेशी नस्लों में हॉल्स्टीन फ्रीजियन मूल रूप से किस देश की नस्ल है? नीदरलैंड, हॉलैंड की। विदेशी नस्लों में हॉल्स्टीन फ्रीजियन मूल रूप से किस देश की नस्ल है? नीदरलैंड, हॉलैंड की। संकरण क्रॉस ब्रीडिंग का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या होता है? स्थानीय जलवायु अनुकूलता के साथ उच्च उत्पादकता प्राप्त करना। जर्सिंथ नस्ल में किन 2 नस्लों के आनुवंशिक गुण शामिल है? जर्सी विदेशी और सिंध भारतीय। थारपारकर नस्ल की गायों की त्वचा का रंग कैसा होता है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? सफ़ेद धूसर रंग या अत्यधिक गर्मी और सूखा सहन करने के लिए प्रसिद्ध है। थारपारकर नस्ल की गायों की त्वचा का रंग कैसा है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद धूसर नस्ल या अत्यधिक गर्मी और सूखा सहन करने के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के किस जिले को पुंगनूर गाय का मूल स्थान माना जाता है? चित्तूर जिला को। आंध्र प्रदेश के किस जिले को पुंगनूर गाय का मूल स्थान माना जाता है? चित्तूर जिला को। पुंगनूर गाय के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से प्रयास किए गए? इसे विलुप्त प्राय मानकर इसके जर्मप्लाज्म का संरक्षण किया गया। पुंगनूर गाय जो कि छोटा होती है, गाय के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा प्रयास किया जा रहा है? इसे विलुप्त प्रयास मानकर इसके जर्मप्लाज्म का संरक्षण किया जा रहा है। भारतीय भैंस का वैज्ञानिक वर्गीकरण किस कुल की तरह किया जाता है? बोविडी कुल के बुबेलस जीन की तरह। भारतीय भैंस वाटर बफेलो जिसे का वैज्ञानिक वर्गीकरण किस कुल फैमिली के तहत किया जाता है? बोवेडी कुल के बुबेलस जीन के तहत। बोवेडी कुल के बुबेलस जीन के तहत। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भारतीय भैंस और दलदली भैंस में मुख्य रूप से किसका अंतर है? क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या और उसके रहने के आवास का। वो एक भारतीय है तो एक विदेशी है और उसके क्रोमोसोम गुणसूत्र का भी थोड़ा सा संख्या अंतर है उसमें। जाफराबाद भैंस की नस्ल मुख्य रूप से गुजरात के किस क्षेत्र में पाई जाती है? गिर के जंगलों और जाफराबाद क्षेत्र में। जाफराबाद भैंस जगह का नाम भी है जाफराबाद और जाफराबाद भैंस भी है और इस किस क्षेत्र में? गुजरात के क्षेत्र में है।
गुजरात क्षेत्र में, गिर के जंगलों और जाफराबाद क्षेत्र में। मेहसाना नस्ल किन दो भैंसों के संकरण से विकसित हुई है? मुर्रा और सुरती के मिश्रण से। मेहसाना नस्ल की जो भैंस है, मेहसाना नस्ल की दो भैंसों का संस्करण से, कौन से दो भैंसों के मतलब ब्रीड करवाया था तो मेहसाना पैदा हुआ था? मुर्रा और सुरती। मुर्रा और सुरती। किस भैंस के सिंग दरांती के आकार के होते हैं? सुरती भैंस के सिंग। किस भैंस के सिंग दरांती के आकार के होते हैं? सुरती भैंस के सिंग। भारत के किस राज्य में मुर्रा भैंस को काला सोना कहा जाता है? हरियाणा और पंजाब में। भारत के किस राज्य में मुर्रा भैंस को काला सोना कहा जाता है? हरियाणा और पंजाब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भदावरी भैंस के दूध में उच्च वसा प्रतिशत का मुख्य लाभ क्या है? इसमें घी का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। भदावरी भैंस के दूध में उच्च वसा प्रतिशत का मुख्य लाभ क्या होता है? इससे घी का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना हिसार में किस वर्ष की गई थी? 1985 में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना हिसार में किस वर्ष की गई थी? 1985 में। पशु विज्ञान में क्लोनिंग का प्राथमिक लाभ क्या है? उच्च नस्ल और अधिक दूध देने वाले पशुओं की हूबहू आनुवंशिक प्रतिलिपि तैयार करना। पशु विज्ञान में क्लोनिंग का प्राथमिक लाभ क्या है? पशु विज्ञान में क्लोनिंग का प्राथमिक लाभ क्या है? उच्च नस्ल और अधिक दूध देने वाले पशुओं की हूबहू आनुवंशिक प्रतिलिपि तैयार करना। भारत में पशु क्लोनिंग का नेतृत्व मुख्य रूप से किस परिषद के तहत किया जाता है? भारत में पशु क्लोनिंग का नेतृत्व इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत। भारत में पशु क्लोनिंग का नेतृत्व मुख्य रूप से किस परिषद के तहत किया जाता है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत। भारत की पहली क्लोन भैंस समरूपा कितने दिनों तक जीवित रही है? केवल भारत की पहली क्लोन भैंस क्या है? समरूपा। भारत की पहली क्लोन भैंस समरूपा कितने दिनों तक जीवित रही? केवल 5 दिनों तक जीवित रही थी। हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीकी पारंपरिक क्लोनिंग से किस प्रकार भिन्न है? यह कम खर्चीला है, इसमें महंगे उपकरणों की आवश्यकता कम होती है और सफलता दर अधिक है। हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीक पारंपरिक क्लोनिंग से किस प्रकार भिन्न है? यह कम खर्चीला है, इसमें महंगे उपकरणों की आवश्यकता कम होती है और सफलता दर अधिक मिलती है। गरिमा 2 द्वारा महिमा को जन्म देना जीव विज्ञान में क्यों ऐतिहासिक बन गया है? इसने साबित किया है कि क्लोन किए गए बड़े स्तनधारी जीव प्रजनन के लिए पूर्णतः सक्षम होते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित? करनाल, हरियाणा में। हिसार गौरव क्लोन का विकास किस तकनीकी के माध्यम से किया गया है? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीकी के द्वारा। हिसार गौरव क्लोन का विकास किस तकनीकी के माध्यम से किया गया है? हिसार गौरव क्लोन का विकास किस तकनीकी के माध्यम से किया गया है? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक द्वारा। उत्कृष्ट भैंसों के जर्म प्लाज्मा का संरक्षण क्यों आवश्यक है? भविष्य में भारतीय भैंसों की आनुवंशिक विविधता और उच्च नस्ल को बनाए रखने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल, पशुओं की आयु का निर्धारण डेयरी प्रबंधन में क्यों महत्वपूर्ण है? पशु की क्रय विक्रय कीमत तय करने और उसकी प्रजनन क्षमता का आकलन करने के लिए। यदि किसी भैंस की सींग पर कोई छल्ला नहीं है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी मानी जाती है? न्यूनतम आयु 2 वर्ष। अगर किसी भैंस की सींग नहीं है और उस सींग पर कोई छल्ला नहीं है तो न्यूनतम आयु उसकी 2 वर्ष होगी। सींग के छल्ले द्वारा आयु ज्ञात करने की विधि 100% सटीक है? नहीं, क्योंकि कभी कभी कुपोषण या बीमारी के कारण छल्ले स्पष्ट नहीं बनते हैं या घिस जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, पशुओं के दांत के विकास क्रम को देखकर आयु ज्ञात करना क्यों अधिक वैज्ञानिक है? क्योंकि दांत के निकलने और घिसने का समय आनुवंशिक रूप से निश्चित होता है। पशुओं में अस्थायी दांतों को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? दूध के दांत। किस आयु के बाद पशु के सभी अस्थायी दांत पूरी तरह घिसने लगते हैं? आमतौर पर 5-6 साल के आयु के बाद। भारत में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने में किन पशुओं का योगदान सर्वाधिक है? मुर्रा भैंस और संकर नस्ल की गायों का। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के दृष्टिकोण से बिहार में किस भैंस की नस्ल का पालन सर्वाधिक किया जाता है? तो मुर्रा और स्थानीय देसी लोकल नस्लों का। पशुधन जनगणना भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? प्रत्येक 5 वर्ष पर। राष्ट्रीय डेयरी रिकॉर्ड बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? देश भर में डेयरी सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और उनका वित्त पोषण करना। क्लोनिंग अनुसंधान से भारत के ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को क्या दीर्घकालिक लाभ है? उन्हें कम लागत में अत्यधिक दूध देने वाली भैंसों और गायों की उत्कृष्ट नस्लें आसानी से उपलब्ध हो सकती है।
क्लोनिंग अनुसंधान से भारत के ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को क्या दीर्घकालिक लाभ होगा? उन्हें कम लागत में अत्यधिक दूध देने वाली भैंसों और गायों की उत्कृष्ट नस्लें आसानी से उपलब्ध हो जाएगी।